हाँ दोस्तों, तो अब हम ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में एनसीईआरटी में क्या दिया है उसको हम लाइन बाय लाइन देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये देखिए आया, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में, वो है टाइडल वॉल्यूम। क्या है? टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी भी कह सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी भी कह सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है दोस्तों? अब ये टाइडल वॉल्यूम जो है इसमें देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी कि या तो हम सांस लें या सांस छोड़ें नॉर्मल रेस्पिरेशन में, यानी कि जैसे हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, और एक नॉर्मल नहीं रहता है यानी फोर्सफुल रेस्पिरेशन होता है। जैसे हम जोर से सांस खींचते हैं, जैसे कभी कभी डॉक्टर कहता है ना जोर से सांस अंदर लो, तो उसको फोर्सफुल इंस्पायरेशन कहते हैं। और ये आप बोलता है जोर से सांस छोड़ो, तो ऐसा करते हैं, यानी तेज से मेहनत लगा कर जब सांस लेंगे या सांस अंदर खींचेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, तो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं है। जबकि हम आम टाइम पे जैसे हम बातचीत कर रहे हैं तो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले भी रहे हैं सांस छोड़ भी रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है ना आपको ही पता चल रहा है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में या तो आप सांस अंदर लें या सांस बाहर छोड़ें, तब इट हैज अप्रोक्सीमेट 500 ml। जब हम सांस को अंदर लेते हैं या सांस को बाहर छोड़ते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml। कितना? 500 ml नॉर्मल रेस्पिरेशन में। और एक आदमी 1 मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन करता है? मैंने आपको पहले ही बताया 12 to 16 टाइम पर मिनट, टाइम पर मिनट, एक बार में 12 से 16 बार रेस्पिरेशन करता है। जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन या इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, यानी कि या तो सांस अंदर ले या सांस बाहर छोड़े, तब हम कितना वॉल्यूम सांस अंदर लेते हैं या छोड़ते हैं? 500 ml। और हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16 बार। तो ये टाइडल वॉल्यूम 1 मिनट में, ये एक बार का सांस का है। या तो एक बार हम सांस लिए या सांस छोड़े, तब 500 ml ये या तो हम अंदर लिए या तो बाहर निकाले। अब इसी को हम अगर 1 मिनट में देखेंगे तब 500 इंटू 12 बार अगर करेंगे, यानी कि 12 बार अगर हमने सांस लिया है तो 12 पंचे 60, लगभग 6000 ml 1 मिनट में। और अगर इसी 500 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंचे 80, 8000 ml। यानी हमारा टाइडल वॉल्यूम या तो 6000 ml होगा या 8000 ml होगा 1 मिनट में। और अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन में सिर्फ एक बार के रेस्पिरेशन का हम काउंट करेंगे, यानी कि हम ब्रीद आउट करें या ब्रीद इन करें, तो सिर्फ हम 500 ml लेते हैं। तो 16 टाइम 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं 1 मिनट में, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टाइडल वॉल्यूम निकल जाएगा 1 मिनट का। इसी को अब आते हैं दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम आपको समझ आया दोस्तों? अगर कहेंगे तो ऐसे ही हर चीजों को आपको एकदम सिंपल तोड़कर समझा दिया जाएगा दोस्तों। मेरा मकसद आपको एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ाना नहीं है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है और कैसे मेमोराइज करना है वो बताना है। क्योंकि अगर हमारे पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है और वो भी मैं आपको ना दे पाऊं तो मतलब कुछ नहीं है। नॉर्मल सब लोग जैसे पढ़ा रहे उस हिसाब से पढ़ाना रहे तो मकसद हमारा फिर ना पढ़ाना ही बेहतर होगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा ये मैं मिटा दे रहा हूं, आपको तो ये मालूम है कि 12 से 16 टाइम्स हम
1 मिनट में रिस्पायरेशन करते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसी को IRV कह सकते हैं। अब कैसे IRV, इससे I ले लिए, इससे R ले लिए, इससे V ले लिए, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम इसका मतलब समझे, इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी मतलब अंदर के लिए सांस जब आप लेंगे तो उसी को इंस्पायरेशन कहते हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, ये भी आप देख लें, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत बार बार मैं एनसीईआरटी क्यों उठा रहा हूं, ताकि आपको ये पता रहे कि मैं बाहर से कुछ नहीं, ये जो इसमें लिखा है, ये जो आपकी होली बाइबिल हो या कुरान हो या गीता हो, जो भी आप मान रहे हो, वो आपके बुक से ही हम बता रहे हैं नीट वालों के लिए। हालांकि ये धार्मिक वो नहीं है, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझ लो कि सबसे महत्वपूर्ण किताब है ये। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में दिया गया एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मतलब जब हम सांस ले रहे हैं तो 500 ml हमने पहले बताया जो टाइडल वॉल्यूम में था, एक बार में हम सांस या तो अंदर ले रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में, तो वो कितना था 500 ml। लेकिन जब हम उसी सांस के साथ जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो सांस था, जो हम एयर ले रहे थे, जो वॉल्यूम अंदर हम एयर की ले रहे थे नॉर्मल रेस्पिरेशन में, उसी को अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें, यानी कि ये ताकत लगाकर, जोर लगाकर अगर सांस लेंगे तब कितना होगा, उसी को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी 500 तो पहले से था, अलग से उसमें कितना जोड़ सकते हैं हम, 2500 से 3000 ml। यानी कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दिस एवरेज 2500 to 3000 ml। यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में अगर एक आदमी जोर से सांस अंदर खींचेगा तो क्या, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब इसका अगर आप नहीं समझ पाए तो हिंदी में लिख दे रहा हूं, जोर से सांस अंदर खींचना, उसी को हम इंस्पायरेशन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो कितना रहेगा वो, 2500 ml या 3000 ml। कितना, 2500 से लेकर 3000 ml इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको कहते हैं हम। जो हम जोर से सांस अंदर लेंगे, खींचेंगे, उसी को फोर्सफुल। नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम 500 ml सिर्फ लेते हैं, लेकिन अगर जोर से सांस खींचे अंदर की तरफ तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अब आइए देखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है। ये तो इंस्पायरेटरी यानी जोर से सांस अंदर लिए तब 2500 से 3000 ml हमने वॉल्यूम अंदर ले लिया, एयर वॉल्यूम हमने अंदर ले लिया। अब आइए देखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब रिजर्व मतलब आप समझ रहे हैं, आरक्षण जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना, क्या तुम्हारा रिजर्वेशन की सीट है, आरक्षण है, वही रिजर्व इसको है, वही रिजर्व है। संरक्षित कितना है, तो एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी मतलब सांस को अंदर लेना और एक्सपायरेटरी मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, यानी जोर से सांस बाहर छोड़िए, डॉक्टर आपको बोला ना जोर से सांस बाहर छोड़िए, तो ऐसा करेंगे, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV इसको कहते हैं। हम क्या कहेंगे, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम जोर से सांस को बाहर छोड़ेंगे तो ये कितना रहेगा, ये 1000 से 1100 ml। कितना,
1000 to 1000 ml to 1100 ml। कितना वॉल्यूम हम जोर से सांस जब बाहर छोड़ेंगे तो कितना वॉल्यूम एयर हम बाहर निकालेंगे, 1000 या 1100 ml। और जब हम जोर से सांस अंदर लेंगे तब कितना एयर वॉल्यूम हम अंदर लेंगे, 2500 से 3000। ये सब चीजें याद रखें। और नॉर्मल रेस्पिरेशन जब करेंगे, नॉर्मल में हम ब्रीदिंग करेंगे तो कितना वॉल्यूम अंदर लेंगे या बाहर छोड़ेंगे, 500 ml। तो ये सब चीजें याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से ही पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से। आपकी यही लाइन से डायरेक्ट आपके नीट में क्वेश्चन पूछ लेगा, कितना एक्सपायरेटरी कितना है, इंस्पायरेटरी कितना है, या टाइडल वॉल्यूम कितना है। तो आपको ये चीजें मेमोराइज होनी चाहिए दोस्तों। यही है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब हम जोर से सांस बाहर छोड़ेंगे। क्या, जोर से सांस बाहर छोड़ने पर 1100 से 1200 ml, 1000 से 1000 ml से 1100 ml एयर रिलीज आउट करते हैं। कितना, 1000 से 1100 ml एयर रिलीज्ड आउट करते हैं हम। कितना, 1100 ml, 1000 से 1100 ml। अब आइए देखते हैं कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है। रेसिडुअल वॉल्यूम, अब इसको मिटा दें ताकि ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको समझ में आ गई। अच्छा, फिर मैं एक बार आपको मेमोराइज कर देता हूँ। टाइडल वॉल्यूम होता है जिसे हम नॉर्मल एयर अंदर या बाहर छोड़ते हैं, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। वो कितना होता है, 500 ml। लेकिन एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। अगर 12 बार अगर हम एवरेज मान रहे हैं तो 12 इंटू 500 यानी 12 इंटू 500 इज इक्वल टू 6000 ml पर मिनट। और अगर हम 16 को एवरेज मानते हैं तो 16 इंटू 500 इज इक्वल टू 8000 ml पर मिनट। और अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी लेते हैं तो हम जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, सांस को हम जोर लगाकर अंदर खींचते हैं, तब हम 2500 से 3000 ml एयर अंदर लेते हैं। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब हम जोर से फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, यानी सांस को जोर से बाहर निकालते हैं, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में तो 1000 से 1100 ml एयर हम रिलीज आउट करते हैं। इसी तरीके से अब आ जाइए हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम में 1100 से 1200 ml हम एयर, हमारे लंग्स में जो बची हुई एयर रहती है उसी को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। एनसीईआरटी के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम जिसको हम बची हुई एयर कह सकते हैं लंग्स में, आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। एनसीईआरटी क्या कहता है, आइए आप हमारे पर विश्वास ना कीजिए, एनसीईआरटी पे तो एनसीईआरटी मैया पर तो विश्वास कर सकते हैं। तो देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम, इसमें क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब हम बहुत तेज से, जोर से, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ऐसे जोर से सांस हम बाहर निकालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लंग्स से जितनी हवा थी सब बाहर आ गई, जितना एयर वॉल्यूम था हमारा सब बाहर आ गया। जब हम जोर से सांस बाहर छोड़ते हैं उसके बाद भी हमारे लंग्स में 1100 से 1200 ml एयर रह जाता है। कितना, 1100 से 1100 ml, 1100 ml या 1200 ml, 1200 ml। जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, यानी जोर से सांस छोड़ने के बाद, जोर से सांस छोड़ने के बाद भी
हमारे लंग्स में, लंग्स मतलब फेफड़ों में, हमारे लंग्स में कुल 1100 ml या 1200 ml एयर वॉल्यूम बची रहती है। कितना? 1100 से 1200 ml वॉल्यूम बची रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल, रेसिडेंसी समझ लें। अगर रेसिडुअल आ जाएगा तो उस हिसाब से आप समझ लें कि रेसिडेंसी से आप इसका वो कर लें, निमोनिक बना लें कि रेसिडुअल जब आ गया यानी रिमेनिंग, कितना आपके लंग्स में एयर वॉल्यूम बची है, कितनी हवा आपके फेफड़ों में बची है जोर से सांस छोड़ने के बाद भी, उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब आइए देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, एनसीईआरटी में इसमें आगे कुछ कहा गया है, देखिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज 1100 to 1200 ml by adding up a few respiratory volume described above. One can derive various pulmonary capacity which can be used in clinical diagnosis. ये सारी चीजें जब आपको पता रहेंगी तब आप अपने चिकित्सीय उपचार, इतने ठोस हिंदी बोलना पड़ रहा है, यानी क्लिनिकल डायग्नोसिस, चिकित्सीय उपचार, यानी कि आपको पता लगा लेंगे आपकी इसको कुछ दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, उसके पता लगाने में आपको ये मदद करती है, ये वॉल्यूम आपको अगर पता रहेगा तो। अब आइए देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आए दोस्तों, कुछ ऐसा लगे कि हम बहुत भारी भरकम वर्ड यूज कर रहे हैं या बहुत ही सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं, आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, या कुछ और चीजें ऐसा लगे कि मैं बहुत जल्दी में बता के निकल गया हूं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ताकि हम अगली बार इस चीज का ख्याल रखें। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी इसको हम कह सकते हैं। क्या? आई, इंस्पायरेटरी से आई और कैपेसिटी से सी, तो आईसी इसको हम कह सकते हैं। क्या? आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब दोस्तों एनसीईआरटी में ये क्या दिया गया है, यहां भी देख लीजिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि आप एक बार नॉर्मल सांस छोड़े और जितना वॉल्यूम आप अंदर ले रहे हैं, एक बार नॉर्मल सांस जब आप छोड़ेंगे फिर जितना वॉल्यूम आप अंदर ले रहे हैं उसी को हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन इज नोन एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो देखते हैं, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है ना, ये टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनेगी। क्या? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, यानी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैसे? अभी देखते हैं इसकी मात्रा कितनी होगी, 3000 से 3500 ml आएगी। देखिए, ये टाइडल वॉल्यूम हमने कितना बताया था, 500 ml। कितना? 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे थे, जोर से सांस अंदर खींच रहे थे, तब कितना था, 2500 से 3000 ml। कितना? 2500 ml से 3000 ml। अगर इसको हम 2500 लेंगे तो 500 प्लस 2500 इज इक्वल टू 3000 ml। कितना? 3000 ml। और अगर इसको हम 3000 ले लें तब किस हिसाब से हो जाएगा, तब 500 ml प्लस 3000 ml इज इक्वल टू
3500 ml, कितना 3500 ml। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है ना, यानी कि अंदर तुम सांस कितना ले रहे हो, कितनी कैपेसिटी है। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, एक बार नॉर्मल आप सांस छोड़ दिए तब आप कितना वॉल्यूम एयर अंदर ले सकते हो, उसके नापने के लिए आपको पहले टाइडल वॉल्यूम देखेंगे। टाइडल वॉल्यूम ये है, जो 500 ml हम एयर अंदर लेते थे तो उतना तो लेंगे ही, प्लस जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं आप, यानी कि सांस को अंदर खींच रहे हैं, तो वो 2500 फोर्सफुल हम कितना ले रहे थे, 2500 से 3000। तो 2500 3000 जो है हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से ले रहे थे, और हमारा जो टाइडल वॉल्यूम था, जो नॉर्मल एयर हम अंदर ले रहे थे, वो 500 था। तो दोनों को जब हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाएंगे तो हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी, यानी क्षमता जो हमारे अंदर एयर लेने की है। इंस्पायरेटरी यानी सांस को अंदर लेना, और कैपेसिटी मतलब क्षमता, यानी सांस को अंदर लेने की जो हमारी क्षमता है वो पूरी टोटल कितनी है। नॉर्मल वॉल्यूम हमारी इतनी है, और हम तेज जब अंदर सांस को अंदर ले रहे हैं, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम कर रहे हैं ना, तो हमारा 2500 से 3000 था, और ये हमारा नॉर्मल वॉल्यूम था। तो दोनों को मिलाकर हमारा या तो 3000 रहेगा अगर हम 2500 इसको मानेंगे तो, और अगर हम इसको 3000 मानेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, तो ये हमारा 3500 हो जाएगा। यही हमारा होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब आइए देखते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी तो हमने देख लिया, जब हम नॉर्मल एयर को बाहर निकाल लेंगे और फोर्सफुल एयर अंदर लेंगे तब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी देख लेते हैं दोस्तों। यही सब चीज बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, ये चीज उनको समझने में बहुत वक्त लगता है, इसके लिए मैं इस पर थोड़ा रुक रुक के एक ही बात कई बार दोहरा रहा हूं, ताकि आपको यही याद हो जाए। और अगर याद ही ना हो, आप भी हमारी तरह जब कभी इन फ्यूचर पढ़ाएं तो लोगों को इस तरीके से समझा ले जाएं। हमारा मकसद ये है कि आप भी खुद एक ऐसे अच्छे टीचर बने, या कुछ जिंदगी में जब करें तो आप इतना समझे रहें कि दूसरों को समझा ले जाएं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, EC। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसमें भी टाइडल वॉल्यूम रहेगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा। उसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था ना, इसमें हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करेंगे। टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब TD टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 ml, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना था, 1000 to 1100 ml। कितना, या तो 1000 था, अगर 1000 ml हम मानेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 1500 ml, यानी कि बराबर हमारा EC जो आया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है वो हमारा बराबर कितना आ जाएगा, 1500 ml। कितना, 1500 ml। और अगर हम इसी को अगर 1100 माने तब 500 ml प्लस 1100 ml इज इक्वल टू 1600 ml। यानी कि ये 1500 अगर ऑप्शन दिया रहेगा आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तब भी आप टिक कर सकते हैं, और अगर आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी 1600 ml है तब भी आप टिक कर सकते हैं। ये 160 हो गया था दोस्तों। कहते हैं ना, मंजिले लाख कठिन आएंगी गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। कल तक जो मेरे साथ सफर में थे, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, रास आई न मोहब्बत तो किधर जाऊंगा। लाख रोके ये जमाना कैसे है, लाख रोके अच्छा देखिए, आइए इधर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या दिया है ये भी मैं बताना भूल गया। मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, सॉरी। मैं आपको ये जरूर भरोसा दिलाना चाहूंगा हर बार कि जो मैं बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी के ही थ्रू है,
मैं कुछ अलग से ऐड नहीं करने वाला हूँ। आप एनसीईआरटी, इसलिए मैं हर बार कहता हूँ एनसीईआरटी आप लेके बैठे ताकि मैं चीट करूँ तो आप तुरंत पकड़ लें। हाँ, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वैल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन यानी कि आप जब एक बार सांस अंदर ले लिए, इसी का उल्टा जो मैंने पहले बताया था एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, उसी का एकदम ये अपोजिट है, जिसको विलोम हम कह सकते हैं। जब एक पर्सन थोड़ी सी सांस अंदर लिए नॉर्मल रेस्पिरेशन में, जब थोड़ी सी सांस अंदर आई अंदर, अब उसको फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहा है यानी कि सांस बाहर छोड़ रहा है, तब वही कितना है, तो वही बता रहा है इसमें। टोटल वैल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वैल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, जो मैंने पहले बताया था वही है। अब देखते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बड़ा भारी भरकम नाम है भैया। ये देखा हो गजोधर है ने देखा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसमें कुछ आपको जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। ये देखिए, ये जो रेसिडुअल है ना, आरबी रेसिडुअल वैल्यूम जो था, अब यहाँ कैपेसिटी हो गया है, समझ रहे हैं कुछ? तो एफ आर सी हम इसको कह सकते हैं, क्या? एफ आर सी। अब बोलेंगे ये एफ आर सी कहां से आया भैया? सर जो भी कह लें आप, हाँ, तो ये एफ फंक्शनल से आया, रेसिडुअल से आर आया और कैपेसिटी से सी आया, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफ आर सी जिसको हम कह सकते हैं। ये क्या है? एनसीईआरटी के थ्रू फिर देंगे, चीट हम नहीं कर सकते भाई, कैमरा चालू है, क्या बोलते हैं ना, कैमरा चालू है पब्लिक। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। जैसा देखते हैं ना, मैंने पहले बताया था रेसिडुअल वैल्यूम से इसका कुछ ताल्लुकात है, कुछ संबंध है इसके। तो रेसिडुअल वैल्यूम कितना था? जब हम पूरा जोर लगाकर सांस बाहर छोड़ दे रहे थे, तब भी हमारे लंग्स में 1100 से 1200 ml एयर रिमेन करती थी, यानी बची रहती थी। तो अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी पूछा है तो भी लंग्स के ही बारे में पूछेगा, तो वही बता रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। जब एक नॉर्मल एक्सपायरेशन हम करेंगे, यानी कि हल्का सा सांस एक बार छोड़े, जैसा हम ले रहे हैं, फोर्सफुली नहीं, जोर लगाकर नहीं, नॉर्मल एक्सपायरेशन, जब नॉर्मल हम सांस छोड़ेंगे उसके बाद कितनी वॉल्यूम एयर हमारे लंग्स में बची है, उसी को हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RB। जानता है ERB प्लस RB रेसिडुअल वैल्यूम। ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम दोस्तों हमारी कितनी थी? 1000 से 1100 ml। तो हम 1000 ml पहले ले रहे हैं, एवरेज जो है, और प्लस रेसिडुअल वैल्यूम हमारी कितनी थी? 1100 ml से लेकर 1200 ml। अब देखो हम पहले छोटा छोटा पहले कम वाला ले रहे हैं, बाद में फिर बाद वाला ले लेंगे। अच्छा, हमारा ये कितना आया है? FRC जो है, अब जब हम 1000 ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम ले लेंगे और रेसिडुअल वैल्यूम हम 1100 ml ले लेंगे, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 2100 ml। कितना? 2100 ml। अब अगर इसी को एवरेज, अब इसका भी ज्यादा ले लें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम 1000 से 1100 ml थी ना, तो हमने पहले 1000 लिया था, कम वैल्यू ली थी, और इसमें रेसिडुअल वैल्यूम 1100 से लेकर 1200 ml था, तो इसमें भी हमने कम लिया था। अब यहां हम ले रहे हैं 1100 ml। कितना? 1100 ml हमने ले रहे हैं यहां पर 1100 ml, और यहां पर हम ले रहे हैं 1200 ml। अब दोनों जब हम हाईएस्ट वैल्यू ले लिए, 11-12 दोनों मिलाकर 2300 ml हो गया। कितना? 2300 ml। तो ये हमारा क्या हो गया? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। जब रेसिडुअल आए तो यानी जान जाए कि लंग्स में कितना एयर बचा है, रेसिडुअल
कहते हैं ना रेसिडेंसी यानी निवास स्थान, तो उसी हिसाब से आप जान लें कि लंग्स में कितना एयर बचा रहेगा अगर रेसिडुअल शब्द आ गया तो। आइए अब देखते हैं दूसरे तरफ जाएं। इससे मुझे लगता है कि इससे आसान आपको कोई नहीं समझा सकता है। एकदम नॉर्मल भाषा, आपकी अपनी भाषा में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं अगर आपको नहीं समझ में आया जरूर हमसे कमेंट में करिए। हमारा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप जितनी बार पूछेंगे हम आपको जरूर बताएंगे। हो सकता है हम कमेंट में बताएं, हो सकता है कि हम आकर बोर्ड पर ही आपको समझाएं, लेकिन आप जरूर पूछें, संकोच ना करें। नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति, मेरा मकसद है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करे। इसके लिए हम यहाँ पर आपको पढ़ाने आए हैं। जो मालदार है, जो पैसे वाला है, वो तो कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन गरीब से गरीब बच्चा भी, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, उसी जगह से आता हूँ। तो आप जब गरीब से गरीब बच्चा अगर पढ़ लिख कर किसी काम लायक होगा, किसी अच्छे समाज में सब समाज के लायक का हिस्सा बनेगा, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो आप कभी बेझिझक संकोच ना करें कि इतनी छोटी सी चीज अरे भैया से कैसे पूछूं, सर से कैसे पूछूं। बेझिझक पूछिए, जो भी ना समझ में आए। आप बायोलॉजी के पूरे चैप्टर से, कहीं से भी, पूरे बायोलॉजी से 11 12 कोई भी बायोलॉजी हो, आप पूछ सकते हैं बेझिझक, और मैं जरूर आपको बताऊंगा। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हमारी हो गई थी दोस्तों, तो ये था, थोड़ा इमोशनल हो गए थे हम। हालांकि आइए अपने उस पर देखिए, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? ये कहते हैं ना, जेकरे गोड़े न फाट बेवाई ते का जाने पीर पराई। जो उस समाज से निकला रहेगा, जो उस दर्द को सहा रहेगा, उसे वो चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि हम हर एक व्यक्ति, समाज का जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कास्ट जिसको कहते हैं ना, एकदम मुफ्त में। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वीसी, इसको क्या कहेंगे हम? वीसी, वाइटल कैपेसिटी। ये एनसीईआरटी में क्या कह रहा है दोस्तों? मैं हर बार कहता हूं मैं आपसे चीट नहीं करूंगा, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी जो एनसीईआरटी में क्या दिया है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। वाइटल कैपेसिटी, जो हमारी वाइटल कैपेसिटी है, ए पर्सन कैन ब्रीथ इन द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। यानी कि जब हम खूब जोर से ऐसे सांस छोड़ दें, हाँ बुझला कि ना बुझला हो ये लड़का, जब हम बहुत जोर से ससिया छोड़ा था नहीं ना, उसके बाद जितना वॉल्यूम हम एयर अंदर लेंगे, या हम बहुत जोर से सांस अंदर ले लें, उसके बाद जितना सांस हम छोड़ेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? वाइटल कैपेसिटी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, अब बहुत तेज से हम सांस छोड़े, अब जितना वॉल्यूम हम एयर अंदर लेंगे, या फिर हम बहुत जोर से सांस अंदर ले लिए, अब जितना सांस बाहर छोड़ेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? वाइटल कैपेसिटी। एनसीईआरटी में यही कहा गया है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दिस include ERB, TB and IRB are the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration। नहीं समझे जो मैंने पहले बताया? या तो आप बहुत जोर से सांस अंदर ले लें, जब बहुत जोर से आप सांस अंदर खींचे तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप बाहर निकालेंगे उसी को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। या इस तरीके से नहीं समझ पाया तो, या बहुत जोर से आप सांस पहले बाहर निकाल दें, उसके बाद जब आप सांस लेंगे तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर गया उसी को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अब समझ में आ गया दोस्तों? आइए फिर यहां देखिए, वाइटल कैपेसिटी में क्या आएगा? ERB, TB और IRB। ERB प्लस IRB प्लस TB और प्लस IRB इज इक्वल टू VC। अब क्या समझे इसका मतलब? ये फार्मूला आप सर भैया कुछ भी कह लें आप, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये आप बायोलॉजी में क्या फार्मूला पढ़ा रहे हैं? आप बड़ा जानकार बन रहे हैं, बहुत होशियार बनता था का हो।
आई देखा, ये जानने के लिए आपको, इसलिए ये अगर आप रहेगा तब अच्छे से याद मेमोराइज कर लेंगे, इसके लिए है ये फार्मूला जो है आपको बना के जो दिया गया है। इसका मकसद ये है कि ताकि आप इजीली वे में आसान भाषा में समझ लें। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिख के बनाया रहेगा दोस्तों। तो ईआरबी एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम कितना था हमारा, 1100 से 1200, 1000 से 1100 ml। तो हम 1000 ml का पहले ले लें। पीवी कितना था हमारा, 500 ml, यानी 500 ml, 500 ml। और फिर आईआरबी इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम जो हमारा था वो 2500 से लेके 3000 था ना ml। तो अब ये जो है हम मिनिमम वैल्यूम ले रहे हैं। ये 1000 से 1100 ml था तो हमने 1000 लिया। ये हमारा 2500 से 3000 ml था, हमने 2500 लिया। तो जो हमने मिनिमम वैल्यूम लिया, कम से कम वाली वैल्यूम लिया, तब हमारा वाइटल कैपेसिटी कितना आया, 1000 प्लस 500 1500 और 2500 ये। तो 25 में 500 जोड़ देंगे तो 3000 धन 4000 हो जाएगा, यानी 4000 ml ये हमारा वाइटल कैपेसिटी हो गया। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तब हम 1100 ml प्लस 500 ml प्लस 3000 ml, कितना, 3000 ml। तो अगर ऑप्शन में आपको ये दिया रहे वाइटल कैपेसिटी में, तो आप ये 4000 ml भी ले सकते हैं, और ये 3500 1100, ये 3500 और 1100 बुला के पूरा हो गया 4600, 4600 ml। यानी कि 500 यहाँ बढ़ा, इसमें से 3000 हो गया जो, और ये 100 यहाँ बढ़ा, यानी कुल मिलाकर 4600 ml हो गया। तो ये हमारा हो गया वाइटल कैपेसिटी। यानी कि हम जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन, या तो अंदर सांस अंदर ले लें, और उसके बाद जब हम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकालेंगे उसी को वाइटल कैपेसिटी कहेंगे, या हम बहुत जोर से सांस बाहर छोड़ दें, फिर जब हम जो सांस अंदर लेंगे जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे अंदर गया उसी को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। 3-4 बार मैं इसको दोहरा चुका हूं ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। अब फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और जरूर आप जब भी ये पढ़ें, जरूर आप साथ में पेन कापी और पेन दोनों साथ में लेकर नोट जरूर बनाए दोस्तों, क्योंकि ये कथा भागवत या कोई तकरीर नहीं चल रही है, आप भूल जाएंगे, ये शिक्षा है। कहते हैं ना कि घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली और पाठ क्यों भूला। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली और पाठ क्यों भूला। ये सारे चीजों का उत्तर एक है, अभ्यास ना था, यानी प्रैक्टिस नहीं थी। अगर आप बार बार घोड़े को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो युद्ध के मैदान में मार दिए जाएंगे। जब आप युद्ध करने जाएंगे घोड़ा लेकर, पहले लोग घोड़े लेके जाकर ही युद्ध लड़ा करते थे ना, राजा महाराजा, तो उस संदर्भ में ये बात कही गई कि घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा। पनवाड़ी को देखेंगे जो पान लगाता रहता है, वो बार बार अपने पान को उलटता पलटता रहता है, देखता है कि कहीं पत्ता सड़ ना गया हो। इसी तरीके से जो महिलाएं घर पे खाना पकाती हैं, वो रोटियों को बार बार उलटती पलटती रहती हैं। बार बार उल्टेंगी पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी, और घर पे आप बोलेंगे यार खाना किस तरीके से बना है। तो घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली और पाठ क्यों भूला। सबक जो है हमारा, जो ये हमारा लेसन है, चैप्टर है, इसको बार बार हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो ये सारी चीजों का उत्तर है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। आइए दोस्तों, ये ज्ञान की बात हो गई थी, अब आइए फिर यहाँ देखते हैं। इसी तरीके से हम बाबा रणछोड़ दास छाछड़ वाला हिसाब किताब है, ज्ञान देते रहेंगे बीच बीच में, आप जब बोर होने लगेंगे तो। आइए देखते हैं इसमें टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, इसको मिटा दें यार, ये जो पुराना हो गया, छोड़ो कल की बातें, ये वाली मिटा दो। कल की बात पुरानी, नया दौर है, नई उमंग है, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, सब मिलकर लिखेंगे नई कहानी। आइए, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसमें देखिए एनसीईआरटी क्या कह रहा है दोस्तों। टोटल लंग कैपेसिटी में एनसीईआरटी कह रहा है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पायरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। जब हम
जोर से सांस अंदर ले लेते हैं तो फोर्स इंस्पायरेशन जब हमारा हो जाता है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना रहता है? दिस इंक्लूड्स आरबी, ईआरबी, टीवी एंड आईआरबी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, या वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम भी हम कह सकते हैं इसको। अब टोटल लंग कैपेसिटी हमारी कितनी हो गई? जब हम फोर्स इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारे जोर से सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम एयर रहता है, उसी को कहते हैं हम कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वैल्यूम। वाइटल कैपेसिटी हमारा वीसी कितना था? वाइटल कैपेसिटी हमारा कितना था? 4000 था या फिर 4600 था। रेसिडुअल वैल्यूम हमारा कितना था? रेसिडुअल वैल्यूम हमारा 1100 से 1200 ml था। लेकिन अगर हम इसको ऐसा ना लिख पाए, अगर हमें वाइटल कैपेसिटी नहीं याद है या रेसिडुअल वैल्यूम नहीं याद है, तो इसको इस तरीके से आर लगाओ या लगा दो। अब इसको फिर हम जोड़ के सकते हैं, यानी टोटल लंग कैपेसिटी हम कैसे याद कर लें, तो इस तरीके से या तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम कर लो, और या आप आर बी रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ई आर बी प्लस टीवी प्लस आई आर बी। अब मुझे लगता है कि ये ऊपर वाला ही आपको इजी पड़ेगा, लेकिन अगर ये चीजें भी आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। आर बी रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारा है, रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा कितना था? 1100 से लेके 1200 ml। तो हम 1100 ml ले लेते हैं, 1100 ml प्लस ई आर बी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा था कितना? 1000 से 1100 ml, तो 1000 ml ले लेते हैं हम। टाइडल वैल्यू हमारा कितना था? 500 ml। और आईआरबी इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू हमारा कितना था? 2500 ml से लेके 3000 ml। तो अब इसको हम पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500, 5, 3000, 3000, 4000, 4000 और 1100, ये यानी कुल मिलाकर हमारा TLC जो था वो हमारा कितना आ जाएगा? 5100। कितना आ जाएगा? 1100, 5100 नहीं 5100, 5100 ml। तो ये रहा हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। इसी तरीके से अगर आप, ये मिनिमम वैल्यूम था दोस्तों, अगर इसको मैक्सिमम हम वैल्यूम लेंगे तब ई रेसिडुअल वैल्यूम 1200 ml हो जाएगा। इधर ई आर बी जो था एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम 1100 ml हो जाएगा, टाइडल वैल्यूम उतना ही रहेगा और इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम 3000 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप जोड़कर वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो आ जाएगा हमारा 5800। कितना आ जाएगा ये? अगर मैक्सिमम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5800 ml। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। इसको मैं मिटा दूं, क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या कह रहा है। ये मैं इतना टाइम इसके लिए इसमें लिया, बच्चे इसी में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो भूल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। इसी के लिए वो 1-1, 1.5 घंटे वीडियो लेक्चर बैठकर देखते रहते हैं और बहुत सारे लोगों का लेक्चर देखने के बाद भी उनको एक कंफ्यूजन ही रहता है कि ये क्या है, इसमें कैसे क्या है। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाए, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब एनसीईआरटी में क्या दिया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Alveoli are the primary site of the exchange of the gases. Exchange of gases also occur between the blood and the tissue. Oxygen and carbon dioxide exchange in these sites by the simple diffusion mainly based on the pressure concentration gradient. मैंने पहले ही बताया कि जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है कैसे एक्सचेंज होता है। वही कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स के थ्रू एल्वेलाई में जाएगा और एल्वेलाई हमारी ब्लड कैपिलरी से अटैच होती हैं। तो उनके जो
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहते हैं उसके थ्रू, एल्वेलाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे ब्लड की कैपिलरी में ऑक्सीजन चले जाता है। अब वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर हमारे सेल के पास जाता है। सेल से जो है, जब ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है और सेल में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, इसके लिए सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन सेल में चले जाता है। अच्छा, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, तो सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आ जाता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से होते हुए हमारे एल्वेलाई तक आता है। यानी एल्वेलाई में, यानी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अब ज्यादा हो गई और एल्वेलाई में कम है, तो इस हिसाब से वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एल्वेलाई में आया और लंग्स के थ्रू रिलीज आउट हो गया। इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि एल्वेलाई में, लंग्स में अगर किसी चीज की मात्रा कम है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है हमारे एल्वेलाई में कम है, तो हम ब्रीथ कर लेते हैं ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो रिलीज आउट कर देते हैं। इसी तरीके से जब हमारे सेल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, कम है, तो ब्लड से, लंग्स के थ्रू होते हुए, ब्लड के थ्रू होते हुए हमारे सेल को ऑक्सीजन मिल जाता है। और हमारे सेल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो वो सेल जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिलीज करता है और ब्लड के थ्रू लंग्स के होते हुए रिलीज आउट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो उसी को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं और इसी ये मैकेनिज्म फॉलो होती रहती है। Solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion also some important factor that can affect the rate of the diffusion। बहुत पतला हमारा जो है मेम्ब्रेन रहता है, जो एल्वेलाई का होता है या ब्लड कैपिलरी का होता है, उसकी थिकनेस बहुत पतली होती है, थिन होती है, इसीलिए डिफ्यूजन होते रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें कुछ बताने वाली चीज ऐसी है नहीं। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ द गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर and is represented as a PO2। PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसे हो गया। जैसे अगर यहाँ लिखा है ना PO2 या PCO2, तो ये P जो है ये पार्शियल प्रेशर है। क्या है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, अब हिंदी में इसको कहते हैं आंशिक दाब। आंशिक दबाव या दाब, दाब कह लें या दबाव कह लें, या दबाव, आंशिक दबाव या दाब। तो ये जो P है, ये जो P है, इसी को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पार्शियल प्रेशर इसी को कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल गैस, जैसे अब हमारे लंग्स, हमारे जो है सेल में पार्शियल प्रेशर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, और हमारे ब्लड में जो है इसी तरीके से हमारे लंग्स में जो है एयर का ऑक्सीजन आता है एयर के थ्रू, तो हमारे सेल में हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज करते हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है हम बाहर से लेते हैं। सेल में हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, और सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए हम उसको रिलीज आउट करते हैं। यानी कि पार्शियल प्रेशर सेल में ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की, और ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होती है, इसीलिए ग्रेडियंट बना रहता है। और इसी तरीके से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज आउट करते हैं। Partial pressure contributed by the individual gas in the mixture of the gases called the partial pressure, and the pressure represented by the PO2 for the oxygen and P carbon dioxide for the partial pressure of these two gases in the atmospheric air and two sites of the diffusion are given. And in the figure, the data given the table clearly indicate the concentration gradient for the oxygen and we have blood and the blood tissue similarly। जो मैंने पहले बताया वही सब इसमें दिया गया है, ये पोथी पत्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी में एक और डाटा दिया है, चार्ट दिया है पार्शियल प्रेशर का, जो हमारे ब्लड में mmHg में दिया गया है, मिली मर्क्यूरी मिलीमीटर पर मर्क्यूरी। Hg मतलब मर्क्यूरी होता है। तो हमारा दिया है रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, एटमॉस्फेरिक एयर जिसको हम ATM कह लें, एटमॉस्फेरिक एयर, और उसके बाद एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब आप समझ गए होंगे, जो हमारे लंग्स में छोटा छोटा इर्रेगुलर शेप का हमने बनाया था ना, बहुत सारे ब्रांच और छोटा छोटा टुकड़ा निकला, उसी को एल्वियोलाई कहते हैं।
यानी एल्वियोलाई ऐसे 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 बहुत सारे ब्रांचिंग से निकला, और ये देखो इरेगुलर शेप है इसका एल्वियोलाई, जो हमने बताया था कि निमोनिया अमोनिया वाले पेशेंट में ये एल्वियोलाई भर जाता है, इसी को एल्वियोलाई कहते हैं। तो एल्वियोलाई। और आ गया ब्लड, जो हमारा ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा। अब एक ब्लड और लेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारा ऑक्सीजनेटेड है, इसको ऑक्सीजनेटेड आप मान लीजिए। अब फिर आ देते हैं टिश्यू। ये चार्ट एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ इतनी मेहनत या परिश्रम कर रहा हूँ दोस्तों। हालांकि ये मेहनत आपके लिए कुछ नहीं है दोस्तों, आपकी मोहब्बतों से सब कुछ करवा लेता है हमसे। आइए देखते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी गैसेस दो हैं हमारी, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एक ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन को हम इधर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम इधर ले रहे हैं। आप देखिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है? 159 ऑक्सीजन कितना है एटमॉस्फेयर में? mmHg में है। ये कितना है? mmHg में है, mmHg यानी मिलीमीटर मर्क्यूरी में है। और ये एटमॉस्फेयर में कितना है? 3। कितना? 0.3 mmHg है। कितना है? mmHg। ये जाने रहे आप, ताकि ये चीजें हमेशा आपको मदद करेंगी। तो एटमॉस्फेयर में कितना है? 159। और ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.3 mmHg, यानी बहुत ही ज्यादा कम है। 1% भी नहीं, 1 mmHg भी नहीं है, आधा mmHg भी नहीं है। 0.3 यानी 1 का 1/3 है, 1/3 है, यानी 33% भी नहीं है, उससे भी कम है। 0.3 है mmHg है। और ये 159 है, यानी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में है। लेकिन इंडस्ट्रियल वगैरह यूज होता है, जो कल कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वातावरण में जाते हैं। प्लांट पेड़ पौधे जो है उससे वो रिस्पायरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको देते हैं। तो इसी से दोनों की लाइफ साइकिल चलती रहती है, समझे। एल्वियोलाई में जो हमारा ऑक्सीजन है वो 104 mmHg है। कितना? 104 mmHg। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कितनी है? 40 mmHg। एल्वियोलाई में यानी हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन कितना होता है? 104 mmHg। इसीलिए तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होते हुए हमारे ब्लड टिश्यू तक का जाता है। एल्वियोलाई में कितना? 104 mmHg ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में कितना? 40 है। इसीलिए सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर लंग्स में आता है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू, यानी कि सेल में ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। तो इसीलिए वो सेल से निकलकर ब्लड से होते हुए लंग्स में आता है और लंग्स से रिलीज आउट कर दिया जाता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 104 है। अब आइए देखते हैं कि ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारी कितनी है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 40 mmHg है। कितना? 40 mmHg। अच्छा अब दोस्तों आप कहेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर ये 40 कैसे है? ये सिर्फ कहा जाता है नाम मात्र के लिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है थोड़ी मात्रा में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना है? 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 45 mmHg। कितना रहेगा? 45 mmHg। ये बार बार एनसीईआरटी की तरफ में देखना पड़ता है आपको विश्वास दिलाने के लिए दोस्तों, ताकि आपको ये लगे कि सर जी हमें एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं। हालांकि ये सब चीजें तो मेमोराइज होनी चाहिए आदमी को। अब ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है ऑक्सीजन? 95 mmHg। कितना? 95 mmHg। कितना? 95 mmHg। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40 mmHg। हुए चौके की नहीं।
यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीजें जाने रहें। अच्छा, आप ऑक्सीजन जो होता है टिश्यू में कितना होता है, सेल में जो है वो 40 mmHg। कितना? 40 mmHg। और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में कितना होता है, 45। कितना? 45 mmHg। हमने कहा था ना कि सेल में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये देखिए टिश्यू में 45 mmHg है, जबकि ऑक्सीजन कितना है, 40 mmHg है। तो यही वजह है कि प्रेशर ग्रेडियंट होता है। जब सेल में ऑक्सीजन कम है तो लंग्स के थ्रू जो होता है ऑक्सीजन ब्लड में आता है और ब्लड के थ्रू सेल में आता है। जबकि यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सेल में ज्यादा है, 45 mmHg है। तो ये सेल से निकलकर ब्लड में आएगा और ब्लड के थ्रू होते हुए लंग्स से रिलीज आउट हो जाता है। ये समझ लीजिए, ये डाटा है हमारा। अब प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनता है, देखिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है, 161 mmHg है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, यानी वातावरण में जहां से हम सांस ले रहे हैं, खुले में जहां रहते हैं, बगीचे में या कहीं भी जहां हम रह रहे हैं, घर में वगैरह कहीं भी, तो कितना है ऑक्सीजन की मात्रा, 161 mmHg। जबकि सेल में कितना है, सिर्फ 40 mmHg है। तो कभी भी कोई चीज ज्यादा से कम की ओर बहता है, यानी कि अब एक कमरे में बहुत सारा धुआं भर दोगे तो धुआं कमरे में बाहर से थोड़ी आएगा, अंदर का धुआं बाहर ही भागेगा ना, यानी ज्यादा किससे, बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसी तरीके से ज्यादा से बाहर की तरफ भागेगा, कम की तरफ भागेगा वो। तो यहाँ देखिए 161 mmHg है, किसमें, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, और जबकि हमारे अंदर कितना है, 40 mmHg। तो हमेशा इसीलिए ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं सांस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। अब देखिए यहाँ एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.3 mmHg ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारे सेल में कितना है, 45 mmHg है। ये 1 mmHg से भी कम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में कितना है, 1 से भी कम है, 1/3 है, जबकि हमारे सेल में कितना है, 45 mmHg। इसीलिए हम अपने बॉडी से, अपने सेल से ज्यादा से कम की तरफ भेजते हैं। तो हमारे सेल में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और वातावरण में कम है, इसीलिए हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है। ये चार्ट का मकसद था, समझे? अच्छा, अगर यहां से भी ना समझ पाए तो ये ब्लड से ही ले लेते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखिए ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसीलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दिया गया। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहेगी, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दिया जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। दोनों में दोनों चीजें रहेंगी, लेकिन उनकी मात्रा का ऊपर नीचे होना ही उनको ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड बनाता है। बस इतना ही फर्क है दोस्तों। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये आपके एनसीईआरटी में डाटा है, मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए इतना बनाया था, नहीं तो मैं कह देता कि एनसीईआरटी में डाटा है, आप समझ लें। अब समझ में आया क्यों हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। अब कोई आपसे पूछेगा कि हम क्यों सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो आप समझा ले जाएंगे ना कि पहली बात तो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। हम जो फूड अंदर लेते हैं वो सिंपल टिश्यू में टूटता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटता है, और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो है हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड होकर ब्रेक डाउन होता है। और वो ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से ब्लड में आता है, ब्लड से एल्वियोलाई में आता है, एल्वियोलाई से लंग्स के थ्रू रिलीज आउट हो जाता है, और एनर्जी हम एटीपी के रूप में यूज कर लेते हैं, जिससे हम किसी को ढिशुम ढिशुम मारते हैं, दौड़ते हैं, हंसते हैं, यानी डेली एक्टिविटीज करते हैं, तो हम उसी एनर्जी से करते हैं। और वाटर हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल होता है इसीलिए हम उसे रिलीज आउट कर देते हैं दोस्तों। तो ये था समरी। आइए फिर देखते हैं इसमें क्या दिया है। वही जो चीजें मैंने आपको समझाई वही इसमें दिया है कि एल्वियोलाई में देखो 104 mmHg है, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में देखिए यहाँ बनाया हुआ है, वही चीजें जो मैंने आपको समझा दिया अभी, वही इसमें ये सब चार्ट में बना के दिया है।
एल्वियोलाई में 104 mmHg है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg है एल्वियोलाई में। और देखिए डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में दिया है, वही सब समझाया है। तो जो चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, अब इसको चित्र बना के समझाना वही चार्ट में था। अब इतना तो समझदार है ही है, समझ ले जाएंगे, और उसमें कुछ अलग से ज़्यादा है नहीं। A gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction, that is from the tissue to the blood and blood to alveoli, as the solubility of the carbon dioxide is 20 to 25 times higher than the oxygen. As the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared to the oxygen. अच्छा हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड की के जो घुलने की क्षमता होती है हमारे ब्लड में, या यूँ कह ले कि हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की जो क्षमता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। इसीलिए जब देखते हैं ऑक्सीजन तो हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा है, हमने जैसे पहले ही दिखाया कि 95 mmHg है, जबकि 162 mmHg है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 mmHg है। फिर भी जब कहीं कोयला जलता है या कहीं धुआं होता है तो हमें घुटन महसूस होने लगती है। क्यों ऐसा होता है? इसीलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कैपेसिटी होती है हमारे हीमोग्लोबिन से, जो फेरस हमारे अंदर होता है ना हीमोग्लोबिन, ये एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसके जगह पर ऑक्सीजन ना जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड आके इससे जुड़ जाता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड से ये कंबाइन कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से इजीली कंबाइन कर लेता है। 20 से 25 गुना ज्यादा फास्ट इसके कंबाइन करने की क्षमता होती है ऑक्सीजन से। इसीलिए हमें घुटन महसूस होने लगता है और सांस फूलने लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दम घुटकर इंसान की मौत भी हो जाती है। समझे? इसीलिए जहाँ कोयला वगैरह जले, जिस कमरे में वेंटिलेशन ना हो, एयर की रिलीज होने की जगह ना हो, वहाँ थोड़ा आप परहेज करें, या बंद कमरों में कोयला ना जलाएं। जैसे सर्दियों के मौसम में बच्चे ठंडक की वजह से या और किसी वजह से घर में कोयला जला लिए, और ऐसा है पूरा दरवाजा खिड़की वगैरह बंद है कि कहीं से ठंडक अंदर ना आए, लेकिन वो ये नहीं जान पाएंगे कि अगर ठंडक अंदर तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपका जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ये बाहर भी नहीं जा पा रहा है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दम घुट जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। The diffusion membrane is made up of 3 major layers, namely the thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillary, and the basement substances of the thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer of endothelium cells of the capillary. In between them, however, its total thickness is much lesser, 1 millimeter. अब ये क्या समझे, ये समझाना जरूरी है। ये चीजें, जो चीजें नहीं समझ में आएंगी वो मैं जरूर समझाऊंगा दोस्तों आपको। जो हमारे एल्वेलाई होती है दोस्तों, और हमारा जो ब्लड का कैपिलरी होता है आपस में सटा हुआ होता है, लेकिन जो हमारे एल्वेलाई होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। 3 सेल की, उसमें सेल में 3 लेयर पाए जाते हैं। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमारा ये है एल्वेलाई है, ये एल्वेलाई का सेल है, इसको हम इस तरीके से बना लें। ये हमारा एल्वेलाई का सेल है, देखिए। तो ये थोड़ा बनाने में टाइम जा रहा है। ये एल्वेलाई का सेल है हमारा। 1 मिनट। अब एक लाइन ऐसे और चली जाएगी इधर से। हम ब्लड कैपिलरी क्यों बना रहे हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन।
ये सेल है हमारा, ये सेल है। तो अब ये जो हमारा सेल है इसके बीच में देखिए ये गैप है ना, ये देखिए, ये देखिए, इसको हम बेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसमेंट। ये देखिए ये गैप है, और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। इसमें जो ब्लड है वो देखिए, ये ब्लड ऐसे ऐसे हम बना लें कैसा करके, ऐसा है कैसे, ये ब्लड का हमारा फ्लो ऐसे जा रहा है, ये हमारा ब्लड इसमें फ्लो हो रहा है, ये हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये जो हमारी कैपिलरी है, देखिए यहाँ से ये एल्वियोलाई है, ये लंग्स की एल्वियोलाई है, ये फेफड़े की जो ये ऐसे कई बिलियंस ऑफ द एल्वियोलाई है, कई लाखों की संख्या में जो एल्वियोलाई होते हैं, और इनसे ये कैपिलरी जुड़ी हुई होती है। तो जब ऑक्सीजन इसमें आया तो ऑक्सीजन इस सेल के थ्रू, इस सेल के थ्रू इस बेसमेंट में आया, और बेसमेंट के थ्रू फिर इसमें आया, और इसमें डिफ्यूज करके इसमें ब्लड में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे सेल होते हैं। अब हम कोई सेल ऐसा बना लें, ऐसा करके, ये हमारा ब्लड, ये हमारा बॉडी का सेल हो गया, इस तरीके से ये अटैच होता है हमारे ये कैपिलरी से, इस तरीके से। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है डायरेक्ट इसमें सेल में गया, सेल से ब्लड में गया, और ये ब्लड फिर एल्वियोलाई से अटैच है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में गया, और ये ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो डिफ्यूज करके एल्वियोलाई में गया, और एल्वियोलाई से रिलीज आउट हो गया। तो यहाँ से ऑक्सीजन इस ब्लड में आया डिफ्यूज करके, और इस ब्लड से डिफ्यूज करके फिर सेल में आ गया। यानी ऑक्सीजन जो हमारा है ये O2 है, ये पहले इधर आया, यहाँ ब्लड में डिफ्यूज किया, और फिर यहाँ से सेल में आ गया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ CO2 है, ये ब्लड में डिफ्यूज करके गया, फिर यहाँ से डिफ्यूज करके एल्वियोलाई में आया, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो गया। इस तरीके से यहाँ लंग्स में आया और यहाँ से गया, यही तरीका है। तो इसमें 3 लेयर की भूमिका होती है, 3 लेयर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सेल्स के। नंबर 1 होता है स्क्वैमस इपिथेलियम। क्या? स्क्वैमस इपिथेलियम, SQUAMOUS, स्क्वैमस इपिथेलियल सेल, स्क्वैमस इपिथेलियम सेल। स्क्वैमस इपिथेलियम जो ये थिक होती है, क्या होती है? थिक, थोड़ा सा, हल्का सा कंपेरेज में, स्क्वैमस इपिथेलियम नंबर 1। नंबर 2 हमारा आ जाएगा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन समझे? ये जो है हमारा ये स्क्वैमस इपिथेलियम है, स्क्वैमस इपिथेलियम, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। पेन हमारा असल पूछो तो एक कलर और होना चाहिए था, रेड वगैरह, तब समझ में आता। स्क्वैमस इपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और हमारा एक तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोथेलियम। तीसरा क्या हो जाएगा? इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। कैपिलरी मतलब बारीक सी पतली सी नलिका, उसी को कैपिलरी कहते हैं। तो देखिए ये स्क्वैमस इपिथेलियम हो गई जो थोड़ी सी थिक होती है इनके तुलना में, ये ब्लड कैपिलरी की तुलना में। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये फ्लूइड रहता है बहुत ही, जैसे ये हल्की सी स्पेस होती है, एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में हल्का सा स्पेस होता है जिसको हम बेसमेंट कहते हैं। तो एक मेम्ब्रेन ये हो गया, दूसरा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट हो गया, और तीसरा जो हमारी ब्लड कैपिलरी है इसको इंडोथेलियम कहते हैं। इंडोथेलियम यानी कि अंदर वाली मेम्ब्रेन, ना कि बाहर वाली टिश्यू वाली। तो इंडोथेलियम मेम्ब्रेन, इंडोथेलियल मेम्ब्रेन जो होता है ये तीनों से मिलाकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ब्लड में होता है। क्या? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ब्लड में इन्हीं तीनों मेम्ब्रेन से होता है। इसी तरीके से यहाँ से भी ऐसे ही ब्लड का डिफ्यूजन होता है। तो यही एनसीईआरटी में बताया है
तो ये चीजें मैंने सोचा कि आपको जरूर समझा दूं ताकि आप समझ ले जाएं। देखिए ये फिगर में दिया हुआ दोस्तों, इसमें एनसीईआरटी में कहा गया है कि द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, नेमली द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरी, एल्वियोलर कैपिलरी। ये देखिए ये कैपिलरी है ना, ये नलिका है। ये बड़ा इसलिए बना, देखने में नहर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत पतली होती है, बारीक सा एकदम, तो इसी को कैपिलरी कहते हैं। And the basement substances composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of the capillary. In between them, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है देखिए कैपिलरी और ये क्या कहते हैं एल्वियोलाई के बीच में पाई जा रही, वही बता रहा है इसमें। In between them, however, in the total thickness is much less than 1 millimeter. इनकी जो थिकनेस होती है तीनों सेल लेयर की मिलाकर, ये चीज बताना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। इनकी ये तीनों लेयर की स्क्वेमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम की तीनों की मिलाकर जो मोटाई होती है, थिकनेस कितनी होती है, अब समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, 1 mm से भी कितनी, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। लेस देन यानी कि लेस देन है, लेस देन यानी कि इतने से भी ज्यादा, 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। बहुत पतला इसकी वो होती है, थिकनेस होती है। 1 मिलीमीटर से भी इनकी तीनों लेयर की वो थिकनेस मिलाकर भी 1 मिलीमीटर से कम होती है दोस्तों। Therefore, all the factors in our body are favorable for the diffusion of the oxygen from alveoli to tissue and carbon dioxide from the tissue to alveoli. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से एल्वियोलाई की तरफ और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन हमारे सेल की तरफ आते हैं। इनकी पतली थिकनेस की कारण से 1 मिलीमीटर से कम का थिकनेस होता है, इसीलिए यही बता रहा है। फिर आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस में हम देखते हैं कि ब्लड इज द मीडियम ट्रांसपोर्ट फॉर द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसीसी इन द ब्लड। यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ब्लड ही वो माध्यम होता है। और लगभग 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है आरबीसी करता है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स करता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो ही 97% ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। और जो बाकी बचा 3% होता है वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। द रिमेनिंग 3% ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरिड इन द डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। जो प्लाज्मा में 3% ऑक्सीजन वो प्लाज्मा डिसॉल्व के अवस्था में इधर से उधर लेके जाता है। नियरली 20 to 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी। लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी से रेड ब्लड कार्पस्कल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सिर्फ 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तब और बाकी बचे चीजों को 70% जो होता है वो 70% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 70% इट कैरीड एज ए बाइकार्बोनेट। 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और 7% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। अब नहीं समझ पाए, फिर इसको मैं आसान भाषा में समझा दूं। जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो रेड ब्लड कार्पस्कल्स आरबीसी के थ्रू, लाल खून के थ्रू जो होता है 97% ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एल्वियोलाई से सेल तक का या सेल से एल्वियोलाई तक का। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और 3% जो हमारा होता है प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 20 से 25% तक जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लाज्मा के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी।
जो हीमोग्लोबिन होता है लाल कलर का होता है, जो आयरन जिसमें पाया जाता है। जैसे हमने पहले बताया कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो ये लाल कलर का होता है और आयरन कंटेनिंग रहता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन द रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता भी है और फिर टूटता भी है, इसी को रिवर्सिबल मैनर कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है तभी तो ब्लड से कैरी कर कर सेल तक का ले जाया जाता है और फिर सेल के पास जाकर ये दोनों टूट जाते हैं, इसी को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि जब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकलता है, ब्लड में आता है, तो उसको हीमोग्लोबिन बाइंड करता है उस ऑक्सीजन को और कैरी कर कर, यानी जैसे यहाँ से ऑक्सीजन आया अभी ब्लड में आया तो ये ब्लड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन के थ्रू। ये O2 इस ब्लड से जुड़ा और हीमोग्लोबिन से जुड़कर ये जो Fe है हीमोग्लोबिन है, इससे FeO2 फेरस ऑक्साइड जिसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन से जुड़ गया जब ये, तो जुड़कर ये ब्लड से कैरी होकर हमारे सेल तक का आया, हमारे टिश्यू तक का आया, तो यहाँ से फिर ये दोनों आपस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ऑक्सीजन सेल को मिल जाएगा, तो उसी को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कम से ज्यादा कैरी कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमने पहले बताया कि पार्शियल प्रेशर, यहाँ जब प्रेशर ज्यादा रहेगा और ब्लड में पार्शियल प्रेशर कम रहेगा ऑक्सीजन का, तो इसी तरीके से वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देते हैं। Partial pressure of the carbon dioxide, hydrogen ion concentration and the temperature are together factor which can interfere with the binding. Partial pressure of carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन जब ज़्यादा रहेगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा रहेगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा, तो ये सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं बाइंडिंग में। ए सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एल्वियोलाई में जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है तथा कार्बन डाइऑक्साइड लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टेम्परेचर होने के कारण हाँ दोस्तों, अब ये जो कहा इतना देर से, इसका पूरे कथा का मतलब क्या है इस प्रवचन का। जब एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, जबकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तब जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। कैसे? जब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होगा। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होगा और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा होगी, तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। यही चीज यहाँ कहना चाह रहा है और ये सिग्मॉइड कर्व बनाता है। सिग्मॉइड यानी कि सर टेढ़ा सा, देखिए यहाँ दिखा रहा है सिग्मा की तरह सिग्मॉइड कर्व बनाएगा, क्योंकि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये परसेंटेज सैचुरेशन बता रहा है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बता रहा है, तो सिग्मॉइड कर्व बन रहा है, वही बता रहे हैं यहाँ। दिस कर्व इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड हाईली यूजफुल इन द स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर लाइक द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को स्टडी करने में भी एक सिग्मॉइड अहम भूमिका निभाता है। सिग्मॉइड कर्व हाई कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ETC, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की चीजों को अध्ययन करने में मदद करता है। क्या? सिग्मॉइड कर्व। ऑन बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई where there is high partial pressure of the oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, lesser hydrogen ion concentration and lower temperature, the factor are favorable for the formation of the oxyhemoglobin। वही बता रहा है कि एल्वियोलाई में हाई हाइड्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि एल्वियोलाई में हाई प्रेशर हाई कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का रहेगा तब बाइंड करेगा, नहीं।
एल्वियोलाई में लो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन हाई कंसंट्रेशन ऑफ, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। जब एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम और ऑक्सीजन ज्यादा होगा, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। Whereas in the tissue where the low partial pressure of oxygen, जबकि टिश्यू में, सेल में जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सेल्स में, इसीलिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन करेगा, यहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर देगा, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा और सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगी। वही एनसीईआरटी में यहाँ कहा गया है। Whereas in the tissue the low partial pressure of oxygen, high concentration, high partial pressure of carbon dioxide, high hydrogen ion concentration and high temperature exist। यहाँ एल्वियोलाई में टेम्परेचर कम रहेगा, तब एल्वियोलाई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, जबकि सेल में टेम्परेचर ज्यादा होगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा और हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। जहाँ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, इसीलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगी। फिर ये चीजें मैं आपको समझा दूं ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आप इजीली समझ ले जाएं। ये सिग्मोइड वाला कर्व जहां भी आता है बच्चों को समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है, फिर मैं समझा दूं। जब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर लो होगी और टेम्परेचर भी लो होगा, तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा और फिर यही ऑक्सीजन यहाँ ब्लड से होते हुए टिश्यू के लिए जब आएगा तो टिश्यू में या सेल में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिससे टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में ब्रेकडाउन होंगे, डिसोसिएट होंगे, पृथक होंगे, अलग होंगे और सेल को, हमारे टिश्यू को हमारे ऑक्सीजन मिल जाएगा। यही था हमारे ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का पूरा मेथड। अच्छा दोस्तों, देखते हैं कि this clearly indicate that the oxygen get bound to the hemoglobin in the lungs surface and get dissociated to tissue. Every 100 ml of the oxygenated blood can deliver around 5 ml of the oxygen to the tissue. प्रत्येक 100 ml of oxygenated blood, जो हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन किसको देता है? टिश्यू को, सेल को। यानी कि 5% जो है हमें ऑक्सीजन मिलता है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड से द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय। फिर आएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड पर और रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन पर, डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेशन पर दोस्तों। बाय बाय, सी यू अगेन।